ग्लोबल बाजारों में शुक्रवार को भारी दबाव देखने को मिला, जहां राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स और इन्फ्लेशन फियर्स की वजह से इक्विटी मार्केट्स में तेज बिकवाली हुई। S&P 500 करीब 1.2% टूट गया, जो मार्च के बाद इसकी सबसे बड़ी एक दिनीय गिरावट मानी जा रही है। टेक्नोलॉजी और AI से जुड़े स्टॉक्स में भी तेज कमजोरी रही। चिप मेकर कंपनीज का इंडेक्स करीब 4% गिर गया, जबकि पिछले कुछ हफ्तों से यही सेक्टर बाजार की तेजी को लीड कर रहा था। इससे साफ है कि इन्वेस्टर्स अब प्रॉफिट बुकिंग करने लगे हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस में लगातार तेजी बाजार की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। US क्रूड ऑयल $105 प्रति बैरल के ऊपर बंद हुआ, जबकि ब्रेंट क्रूड भी मजबूत स्तरों पर बना रहा। ईरान कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर अनसर्टेनिटी की वजह से एनर्जी सप्लाई पर खतरा बढ़ गया है। बॉन्ड मार्केट में भी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4.5% के ऊपर पहुंच गई, जबकि जापान की 30 ईयर बॉन्ड यील्ड ने पहली बार 4% का स्तर छुआ। यूके में भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स 28 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए। बाजार को डर है कि लगातार महंगे होते तेल की वजह से इन्फ्लेशन लंबे समय तक ऊंचा रह सकता है। इसी कारण ट्रेडर्स अब ये मानने लगे हैं कि फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ाने पड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने शी जिनपिंग पर ईरान को लेकर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं डाला, यानी फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्राइसिस को लेकर कोई बड़ा डिप्लोमैटिक ब्रेक थ्रू देखने को नहीं मिला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर US 10 ईयर यील्ड 5% के करीब पहुंचती है तो स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस पर और दबाव पड़ सकता है। हायर यील्ड्स आमतौर पर इक्विटीज को कम आकर्षक बनाती हैं, खासकर ग्रोथ और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए। हालांकि इतनी वॉलेटिलिटी के बावजूद बाजार पूरी तरह बियरिश नहीं हुआ है। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स, AI थीम और इकोनॉमिक रेजिलियंस अभी भी मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन एनालिस्ट्स मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में कंसोलिडेशन और वॉलेटिलिटी दोनों बने रह सकते हैं। इस हफ्ते भारतीय बाजार ने 2 हफ्तों की लगातार तेजी के बाद अचानक पलटी मारी और इन्वेस्टर्स को झटका दे दिया। सेंसेक्स करीब 2.7% यानी तकरीबन 2100 अंक गिरकर बंद हुआ और निफ्टी भी 2.2% यानी करीब 530 अंक की गिरावट के साथ हफ्ते का अंत हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनने दिया जाएगा और स्ट्रेट को फिर से खोलना जरूरी है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जवाब दिया कि तेहरान को अब अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है। दोनों देशों के बीच ये तकरार बाजार के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई, क्योंकि कोई भी ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा था। सऊदी अरामको के CEO अमीन नासिर ने चेतावनी दी कि अगर हॉर्मूज रूट में रुकावट लंबे समय तक बनी रही तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में स्थिरता लौटने में 2027 तक का समय लग सकता है। मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट्स का कहना है कि बाजार अभी ये मानकर चल रहा है कि स्ट्रेट इवेंचुअली खुल जाएगा, इसीलिए ऑयल प्राइसेस 2022 जैसे एक्सट्रीम हाइज तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अगर जून तक भी डिसरप्शंस जारी रहे तो क्रूड में और बड़ी तेजी आ सकती है, जो पूरे ग्लोबल मार्केट को हिला देगी। यूके में भी एक पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से लॉन्ग बॉन्ड रेट्स 28 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए, यानी ये सिर्फ एक देश की समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बॉन्ड मार्केट्स एक साथ हिल रहे हैं। जब ग्लोबल बॉन्ड मार्केट इस तरह डरा हुआ हो तो इक्विटी मार्केट्स यानी शेयर मार्केट्स के लिए माहौल ऑटोमेटिकली कठिन हो जाता है। एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर US 10 ईयर यील्ड 5% के लेवल को छू लिया तो स्टॉक्स की वैल्यूएशन और ज्यादा दबाव में आ जाएगी। RBC कैपिटल मार्केट्स की लॉरी कैलवासिना ने साफ कहा कि 5% यील्ड पर स्टॉक्स के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यानी PE रेशियो पर बड़ा असर पड़ेगा और बुलिश कॉल्स को चैलेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं FIIs। इस पूरे हफ्ते इन्होंने भारत से 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की और बाजार पर दबाव बनाए रखा। ये बिकवाली इस हफ्ते की नहीं, 2024 के अंत से अब तक FIIs ने भारत से करीब 53 अरब डॉलर निकाले हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम है। हालांकि 15 मई को ये पिक्चर उल्टी हो गई। उस दिन FII ने 1329 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की, लेकिन DIIs ने 1959 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग कर दी। ये दिखाता है कि बाजार में अभी भी कोई एक तरफा ट्रेंड नहीं है और दोनों तरफ से खेल चल रहा है। सबसे ज्यादा मार HDFC बैंक को लगी। मार्च 2026 तिमाही में FIIs ने करीब 47.95 करोड़ शेयर बेचे और स्टॉक करीब 26% तक गिर गया, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा झटका था। कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक में भी भारी बिकवाली देखी गई, जिससे बैंकिंग सेक्टर का सेंटिमेंट कमजोर रहा। भारती एयरटेल में भी FIIs ने बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी घटाई, जिससे टेलीकॉम सेक्टर पर दबाव दिखा। इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी विदेशी निवेशकों ने बड़ी बिकवाली की। दोनों स्टॉक्स 20% से ज्यादा गिर चुके हैं, जो IT सेक्टर की मुश्किलें बताता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी इंडिया और लार्सन एंड ट्रूब्रो जैसे दिग्गज नाम भी FII बिकवाली से नहीं बचे। इसका असर ऑटो, इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर्स के सेंटिमेंट पर भी साफ दिखा और ये बताता है कि विदेशी निवेशक पूरे भारतीय बाजार में एक्सपोजर घटा रहे हैं, सिर्फ एक सेक्टर में नहीं।
अब टेक्निकल चार्ट की बात करें तो निफ्टी में 23,800 से 24,500 की कंसोलिडेशन रेंज के नीचे ब्रेकडाउन दिया है। ये कमजोरी का बड़ा संकेत है। चार्ट पर लगातार लोअर टॉप्स यानी हर बार ऊपर जाने पर पिछली ऊंचाई से नीचे रहना, ये पैटर्न बताता है कि बेयर्स यानी बिकवाली करने वाले अभी भी बाजार पर हावी हैं। निफ्टी के लिए 23,500 का लेवल सबसे अहम सपोर्ट है। अगर इंडेक्स यहां से टूटा तो गिरावट 23,200 से 23,000 तक जा सकती है। ऊपर की तरफ 23,800 से 24,000 का जोन अब बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है, यानी इस लेवल को पार करना आसान नहीं होगा। सेंसेक्स के लिए 75,200 से 75,300 जोन के पास सपोर्ट है और ऊपर 75,600 से 76,000 पर रेजिस्टेंस। इस माहौल में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि डिफेंसिव स्ट्रैटेजी यानी सेफ सेक्टर्स में रहना सबसे बेहतर रणनीति है। आईटी सेक्टर पर इस हफ्ते सबसे ज्यादा मार पड़ी। निफ्टी आईटी इंडेक्स पूरे हफ्ते में करीब 6% टूट गया। एनालिस्ट का कहना है कि सेक्टर अभी भी बेरिश ट्रेंड में है और छोटी सी रिकवरी में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसलिए आईटी स्टॉक्स में जल्दबाजी से बचना चाहिए। केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया इस हफ्ते का सबसे बड़ा लूजर रहा और स्टॉक करीब 27% तक गिर गया। चार्ट अभी भी कमजोर है और एनालिस्ट ने चेतावनी दी है कि इस लेवल पर डिप बाइंग यानी गिरावट में खरीदारी करना जोखिम भरा हो सकता है। एक पॉजिटिव एक्सेप्शन रहा HFCL। इस स्टॉक ने सिर्फ 1.5 महीने में करीब 124% की जबरदस्त तेजी दिखाई, लेकिन इतनी तेज रैली के बाद एनालिस्ट ने सतर्क रहने की सलाह दी है। इस लेवल पर स्टॉक का पीछा करने की बजाय बड़ी गिरावट का इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी। जो स्टॉक्स अभी मजबूत टेक्निकल सेटअप में हैं, उनमें मैरिको सबसे पहले नाम है। ये स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर बना हुआ है और मोमेंटम इंडिकेटर्स मजबूती दिखा रहे हैं, जिससे 880 रुपए तक की तेजी की संभावना जताई जा रही है। अरविंद ने वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट दिया है और मोमेंटम बना रहा तो 495 रुपए तक का मूव दिख सकता है। वहीं त्रिवेणी गर्बाइन में भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है और टेक्निकल इंडिकेटर्स पॉजिटिव बने हुए हैं। एनालिस्ट्स के अनुसार स्टॉक 642 रुपए तक जा सकता है। कोचिन शिपयार्ड का रेवेन्यू और प्रॉफिट Q4 में घटा, हालांकि एबिटडा और मार्जिन में मजबूत सुधार देखने को मिला। बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी को सहारा मिला। सेल ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन और मजबूत सेल्स की वजह से Q4 में 47% प्रॉफिट दर्ज की है। एबिटडा और मार्जिन भी बाजार अनुमान से बेहतर रहे, जिससे स्टील डिमांड में मजबूती के संकेत मिले हैं। पावर ग्रिड का Q4 प्रॉफिट अनुमान से बेहतर रहा, हालांकि रेवेन्यू और एबिटा मार्जिन में गिरावट देखने को मिली। इसके बावजूद कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया और 5,000 करोड़ रुपए तक फंड रेस की तैयारी भी शुरू की है। NHPC ने Q4 में 68.5% प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है और रेवेन्यू भी 20% बढ़ा है। हालांकि ईबिटा मार्जिन घटा, लेकिन कंपनी ने फाइनल डिविडेंड और नए गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर की नियुक्ति की घोषणा की है। प्रीमियर एनर्जीज का Q4 प्रॉफिट 64% बढ़ा है, जिससे सोलर सेक्टर में मजबूत डिमांड का सहारा मिला है। कंपनी ने फ्यूचर एक्सपेंशन और कैपेसिटी ग्रोथ के लिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना भी बनाई है। अडानी गैस ने CNG की कीमत ₹2.25 प्रति किलो बढ़ाकर 86 रुपए 2 पैसे प्रति किलो कर दी है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और ईरान तनाव की वजह से फ्यूल कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे आने वाले समय में महंगाई और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर असर दिख सकता है। इकरा के मुताबिक अगर क्रूड ऑयल 105 से $110 प्रति बैरल के बीच बना रहता है, तो तेल कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और LPG पर रोजाना करीब 500 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। इससे फ्यूल प्राइसेस में और बढ़ोतरी का खतरा बना हुआ है। सोलेक्स एनर्जी ने Q4 में शानदार प्रदर्शन करते हुए नेट प्रॉफिट में 304% और रेवेन्यू में 248% की जबरदस्त बढ़त दर्ज की है। मजबूत सोलर डिमांड की वजह से कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का नेट प्रॉफिट मामूली 1% घटा, लेकिन रेवेन्यू 24% और ईबिटा 23% बढ़ा है। कंपनी ने बताया कि FY26 रेवेन्यू का 28% हिस्सा AI प्रोजेक्ट से आया, जिससे AI बिजनेस की मजबूत ग्रोथ दिखी। ऑल कार्गो टर्मिनल्स ने अप्रैल 2026 में 59,200 TEUs कार्गो वॉल्यूम संभाला है, जो पिछले साल से 7% ज्यादा है। इससे लॉजिस्टिक्स और कंटेनर हैंडलिंग बिजनेस में लगातार मजबूत डिमांड के संकेत मिल रहे हैं। आदित्य बिरला कैपिटल 28 मई की बोर्ड मीटिंग में 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए तक फंड रेस प्रपोजल पर विचार कर सकती है। बाजार इसे कंपनी की फ्यूचर एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रैटेजी के तौर पर देख रहा है। एम्बर एंटरप्राइजेज ने Q4 में अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं, जहां प्रॉफिट 15% और ईबिटा 21% बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट की मजबूत ग्रोथ और बेहतर मार्जिन्स ने कंपनी के प्रदर्शन को सहारा दिया है। अडानी पोर्ट्स की सब्सिडियरी टाहिड ने अर्जेंटीना की मैरीटाइम सर्विसेज कंपनी में 51% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। इस डील से साउथ अमेरिका, खासकर अर्जेंटीना में कंपनी का शिपिंग बिजनेस मजबूत होगा। जॉन कॉकरेल इंडिया को JSW स्टील कोटेड प्रोडक्ट से 440 से 470 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। इसे कंपनी के लिए मजबूत बिजनेस मोमेंटम और फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी के तौर पर देखा जा रहा है। रोलेक्स रिंग्स ने Q4 में एक्सेप्शनल चार्ज की वजह से नेट लॉस दर्ज किया, लेकिन रेवेन्यू और ईबिटा दोनों में 8% की ग्रोथ रही। कंपनी ने 180 रुपए प्रति शेयर पर 1 करोड़ शेयर बायबैक को भी मंजूरी दी है। बलरामपुर चीनी मिल्स का Q4 प्रॉफिट 30% गिरा और मार्जिन भी घटा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत बढ़ने से लागत पर दबाव आया। हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ और शुगर सेल्स वॉल्यूम्स में मजबूती बनी रही।
टाटा मोटर्स ने फ्रेट टाइगर में अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदकर अपनी कुल हिस्सेदारी 63.6% तक बढ़ा ली है। इस डील के जरिए कंपनी लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस बिजनेस में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। ईथर इंडस्ट्रीज के Q4 प्रॉफिट स्पेशलिटी केमिकल्स की मजबूत डिमांड की वजह से बढ़ा है। हालांकि वेयरहाउस फायर से नुकसान हुआ, लेकिन इंश्योरेंस रिकवरी के जरिए कंपनी ने असर को काफी हद तक संभाल लिया। सिम्फनी लिमिटेड Q4 में इम्पेयरमेंट चार्जेस की वजह से 218 करोड़ रुपए के नेट लॉस में चली गई। इसके साथ रेवेन्यू और EBITDA मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिली। गॉडफ्री फिलिप्स ने Q4 में 86% प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की और मजबूत मार्जिन एक्सपेंशन दिखाया। कंपनी ने FY26 के लिए 33 रुपीस पर शेयर फाइनल डिविडेंड की भी घोषणा की है। बाल्मर लॉरी एंड कंपनी की बोर्ड बैठक अब 17 मई को होगी, जिसमें नतीजों के साथ डिविडेंड, बायबैक, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट जैसे बड़े कॉर्पोरेट एक्शंस पर विचार हो सकता है। मुकुल अग्रवाल ने सेफ्टी कंट्रोल्स एंड डिवाइसेस में 2.7% हिस्सेदारी खरीदी है। कंपनी फायर फाइटिंग सिस्टम्स, पावर सबस्टेशंस और सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है और पिछले कुछ वर्षों में तेजी से ग्रोथ दिखाई है। आशीष कचोलिया ने एशियन एनर्जी सर्विसेज में 1.2% हिस्सेदारी खरीदी है। ऑयल एंड गैस सर्विसेज देने वाली कंपनी ने हाल के तिमाहियों में रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ में मजबूत वापसी दिखाई है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने कनाडा में जेनेरिक सेमीग्लूटाइड इंजेक्शन लॉन्च किया है। हेल्थ कनाडा से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी इस दवा को लॉन्च करने वाली शुरुआती कंपनियों में शामिल हो गई है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की गुजरात स्थित सनंद फैसिलिटी पर US FDA ने इंस्पेक्शन के बाद 7 ऑब्जर्वेशंस जारी किए हैं। हालांकि इसके बावजूद शेयर बढ़त के साथ बंद हुआ, जिससे निवेशकों में ज्यादा घबराहट नहीं दिखी। वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा को यूनिट 2 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए सरकारी मंजूरी मिल गई है। कंपनी इस विस्तार के जरिए ग्लोबल पार्टनर्स की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है। औरोबिंदो फार्मा की सब्सिडरी को CDSCO से बेवओल्वा के लिए मार्केटिंग ऑथराइजेशन मिला है। ये बायोसिमिलर दवा मेटास्टैटिक कोलन और रेक्टल कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होगी, जिससे ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो मजबूत होगा। इस पूरे माहौल में फार्मा, हेल्थ केयर और FMCG जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स कंपैरेटिवली मजबूत दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड क्रूड ऑयल या ग्लोबल टेंशन से कम प्रभावित होती है। IT और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले सेक्टर्स, यानी जहां लोग जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, उन पर अभी भी दबाव बना रह सकता है। अब एक अच्छी खबर, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व 8 मई को खत्म हुए हफ्ते में $6.295 अरब बढ़कर $700.988 अरब पर पहुंच गया, जो $700 अरब के बेहद करीब है। ये इसलिए अहम है क्योंकि मजबूत फॉरेक्स रिजर्व का मतलब है कि RBI जरूरत पड़ने पर रुपये को संभाल सकता है और बाजार में स्टेबिलिटी बनाए रख सकता है। इस बढ़त में सबसे बड़ा योगदान गोल्ड रिजर्व का रहा। सिर्फ एक हफ्ते में देश का गोल्ड रिजर्व 6.637 अरब डॉलर बढ़कर 120.85 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसकी वजह है सोने की बढ़ती कीमतें। जब गोल्ड महंगा होता है तो भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बायबैक के मोर्चे पर इस हफ्ते 4 कंपनियां अहम हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज 180 करोड़ रुपीस का बायबैक ला रही है, जिसमें 328 रुपीस पर शेयर पर करीब 5.59 लाख शेयर्स खरीदे जाएंगे। ये प्राइस पिछले क्लोजिंग से करीब 21% प्रीमियम पर है और रिकॉर्ड डेट 18 मई है। गार्वे टेक्निकल फाइबर्स 110 करोड़ रुपीस का बड़ा बायबैक ला रही है, जिसमें 680 रुपीस पर शेयर पर 16 लाख से ज्यादा शेयर्स खरीदे जाएंगे। ये कंपनी की कुल हिस्सेदारी का करीब 9.46% है और रिकॉर्ड डेट 20 मई है। CMS इन्फो सिस्टम्स 168 करोड़ रुपीस के बायबैक के तहत 340 रुपीस पर शेयर पर 49 लाख शेयर्स रीपरचेज करेगी, जो मार्केट प्राइस से 12% प्रीमियम पर है और रिकॉर्ड डेट 22 मई है। साइबरटेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर 14.45 करोड़ रुपीस के बायबैक के तहत 170 रुपीस पर शेयर पर 8.5 लाख शेयर्स वापस खरीदेगी। ये प्राइस पिछले क्लोजिंग से करीब 23% प्रीमियम पर है और रिकॉर्ड डेट 29 मई रखी गई है। बायबैक में प्रीमियम मिलने का मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मार्केट प्राइस से ज्यादा भाव देकर शेयर्स वापस खरीदती है। अब एक बड़ी ग्लोबल खबर जो पूरे IPO मार्केट को हिला सकती है। एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX जून में नैस्डैक पर IPO लाने की तैयारी में है। SPXC टिकर के साथ ये लिस्टिंग होगी और कंपनी करीब $75 बिलियन जुटाने की योजना बना रही है। SpaceX की वैल्यूएशन करीब $1.75 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, जो इसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा IPO बना देगा। मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स जैसे दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक्स इसे हैंडल कर रहे हैं और नैस्डैक भी इसे अपने लिए बड़ी जीत मान रहा है। दिग्गज निवेशक विजय केडिया का मानना है कि भारत का टूरिज्म सेक्टर आने वाले समय में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। उनके मुताबिक वाराणसी, लद्दाख, केरल, अंडमान, रण ऑफ कच्छ और काजीरंगा जैसे डेस्टिनेशंस दुनिया में यूनिक हैं और ग्लोबल टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने की पूरी क्षमता रखते हैं।
विजय केडिया ने बाली, फुकेट और वियतनाम जैसे मॉडल्स का उदाहरण देते हुए कहा कि सही एग्जीक्यूशन किसी भी देश की टूरिज्म इकोनॉमी बदल सकती है, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनलीनेस, सेफ्टी और टूरिस्ट कन्वीनियंस जैसी बेसिक चीजें अभी भी बड़ी चुनौती है। इन्हें सुधारे बिना ये $1 ट्रिलियन का सब